तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे मामले की तह तक जाने वाले हैं जो जो असल में किसी भी डार्क क्राइम थ्रिलर से ज़्यादा खौफनाक है। बिल्कुल। और जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि असल जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, मतलब 2 मई 2026 की वो दोपहर, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले का अकबरपुर इलाका, मीरानपुर मोहल्ले में सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। लेकिन वो सन्नाटा बहुत डरावना था क्योंकि एक घर के अंदर लगातार फोन बज रहा था और कोई उसे उठा नहीं रहा था। सही कहा। और वो फ़ोन सऊदी अरब से आ रहा था। नियाज़ नाम का एक पिता अपने परिवार से बात करने की कोशिश कर रहा था। और जब कई घंटों तक कोई जवाब नहीं मिला तो जाहिर है नियाज को घबराहट हुई। उसने अपने भाई सलीम को वहां जाकर देखने को कहा। और यहीं से इस पूरे खौफनाक मामले की शुरुआत होती है। जब सलीम वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो अंदर से बंद था। और काफी खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। मतलब कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। जिसके बाद सलीम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। और जब पुलिस ने बाउंड्री वॉल फांद कर घर के अंदर प्रवेश किया तो अंदर का नजारा किसी भी इंसान को सुन कर देने के लिए काफी था। बाप रे। मतलब उस बेडरूम का जो दृश्य था वो बहुत ही विभत्स था। एक ही बिस्तर पर 4 मासूम बच्चों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 14 साल का शफीक, 10 या 12 साल का सऊद, 8 साल का उमर और सबसे छोटी 7 या 8 साल की साथिया। कुछ रिपोर्ट्स में सादिया का नाम बयान भी बताया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि उन चारों बच्चों की भारी ईंट या पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात जो इस केस को पूरी तरह से उलझा देती है वो ये थी कि बच्चों की 37 वर्षीय मां नाजिया, या जिसे गासिया खातून भी कहा गया है, वो वहां से पूरी तरह गायब थी। बिल्कुल लायक थी। और सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका मोबाइल फोन घर पे ही पड़ा था और वो पूरी तरह से फॉर्मेट किया हुआ था। मतलब सारा डेटा, सारे कॉन्टैक्ट, सब कुछ मिटाया जा चुका था और घर से ही उसके कपड़े भी गायब थे। हाँ, तो आज हमारे पास हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, द ट्रिब्यून और द इंडियन एक्सप्रेस की विस्तृत रिपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टैक है। और हमारी इस चर्चा का जो मुख्य लक्ष्य है वो सिर्फ इस घटना को दोहराना नहीं है। हम इस पूरी टाइमलाइन को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे महज 24 घंटे के भीतर पूरी जांच की दिशा 180 डिग्री घूम गई। और कैसे एक सामान्य पारिवारिक विवाद की शक्ल में एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री, यानी बंद कमरे का रहस्य खड़ा कर दिया गया। ये केस स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे शुरुआती सुराग पुलिस को पूरी तरह से गलत दिशा में ले जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब पुलिस ने वो बंद घर और मृत बच्चे देखे तो जांच का पहला निशाना सीधे तौर पर वो गायब मां बन गई। जाहिर सी बात है, एक माँ जिसे अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए थी वो गायब है और उसका फोन फॉर्मेट है। और बच्चों की हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि कुछ रिपोर्ट्स में ये आशंका भी जताई गई कि शायद उन्हें पहले कोई नशीला पदार्थ या जहर दिया गया था। हाँ, ताकि वे विरोध ना कर सकें। और इसी वजह से पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए हत्या और जहर देने की धाराओं में मां के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली। धारा 103 सबसेक्शन 1 और जहर देने की धारा 123 के तहत। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो क्या? देखिए, अगर घर अंदर से बंद था तो क्या ये मान लेना सबसे आसान नहीं था कि हत्यारा घर के अंदर ही कहीं छिपा है? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन जांच के शुरुआती घंटों में इसे ऑकम्स रेजर के सिद्धांत से समझा जा सकता है। ऑकम्स रेजर मतलब वो जो सबसे आसान थ्योरी वाली बात होती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसका आपराधिक जांच में बहुत इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि जब किसी घटना की कई व्याख्याएं हो सकती हैं तो वो थ्योरी सबसे ज्यादा सही मानी जाती है जिसमें सबसे कम मान्यताएं या अजम्पशंस हों। अच्छा, तो पुलिस के नजरिए से सबसे कम अजम्पशंस वाली थ्योरी क्या थी? यही कि एक बंद कमरा है, बच्चे मृत हैं, माँ गायब है और उसका फोन फॉर्मेट है। तो सबसे सीधा निष्कर्ष यही था कि माँ ने ही बच्चों को मारा, सबूत मिटाएं और किसी तरह पिछले दरवाजे या छत से भाग निकली। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा खटकती है वो फोन फॉर्मेट करने वाली बात है। हाँ, वो थोड़ा अजीब तो है। मतलब अगर कोई इंसान एक मानसिक ब्रेकडाउन से गुजर रहा है, गुस्से या पागलपन में अपने ही 4 बच्चों की जान ले लेता है, तो वो इतना कैलकुलेटेड या शातिर कैसे हो सकता है? आप सही कह रहे हैं कि वो इत्मीनान से बैठकर अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाए, पासवर्ड्स डाले और पूरी मेमोरी वाइप होने का इंतज़ार करे। क्या ये जांच में जल्दबाजी नहीं थी?
मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। स्नैपिंग यानी मानसिक तनाव के चरम पर पहुंचकर वास्तविकता से टूट जाना, ये एक बहुत ही कियोटिक या अस्त-व्यस्त स्थिति होती है। बिल्कुल, उसमें इस तरह की तकनीकी और ठंडे दिमाग से की जाने वाली हरकत मेल नहीं खाती। लेकिन उस वक्त पुलिस के पास द इंडियन एक्सप्रेस की एक ऐसी रिपोर्ट के तथ्य थे जो मां के खिलाफ एक बहुत ही ठोस मोटिव या मकसद तैयार कर रहे थे। वो सऊदी अरब वाला कनेक्शन। हाँ, जांच में सामने आया कि पिता न्याज पिछले 1.5 से 4 साल से सऊदी अरब काम कर रहा था और करीब 1 साल पहले जब गाजिया खुद सऊदी अरब गई थी तो उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसे पता चला कि नियाज ने सऊदी में एक पाकिस्तानी महिला से दूसरा निकाह कर लिया है। बिल्कुल, और इस खुलासे के बाद से वो गहरे डिप्रेशन में थी। शुक्रवार रात को, यानी हत्या से ठीक एक रात पहले, उसकी अपने पति से फोन पर बातचीत भी हुई थी। अगर हम उत्तर प्रदेश के उन ग्रामीण इलाकों की सामाजिक संरचना को देखें जहां परिवार का मुख्य कमाने वाला खाड़ी देशों में रहता है, तो पीछे छूट गई महिलाओं का जीवन वैसे ही बहुत अकेलेपन से भरा होता है। हाँ, वो अकेलापन ही उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। और ऊपर से ये धोखा, वो महिला उस बड़े से घर में 4 बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली थी। अगर इसे एक एनालॉजी से समझा जाए तो वो घर एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह था जिसका सेफ्टी वॉल्व खराब हो चुका हो। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। सालों का दबा हुआ तनाव और विश्वासघात इंसान को इस कदर अंधा कर सकता है कि वो अकल्पनीय कदम उठा ले। और पुलिस के नजरिए से देखें तो वो शुक्रवार की रात की फोन कॉल शायद वो आखिरी चिंगारी थी जिसने इस प्रेशर कुकर को फाड़ दिया। हाँ, पुलिस को लगा कि डिप्रेशन और गुस्से में आकर उसने अपने ही बच्चों को पति की निशानी मानकर खत्म कर दिया। तो शनिवार की शाम तक तस्वीर ये थी कि पुलिस कई टीमें बनाकर एक ऐसी मां की तलाश कर रही थी जो अपने बच्चों का कत्ल करके फरार हो चुकी है। एसपी प्राची सिंह के नेतृत्व में पुलिस इस थ्योरी पर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही थी। लेकिन फिर आता है रविवार की शाम का वो मोड़, एक ऐसा मोड़ जिसने न सिर्फ इस पूरी थ्योरी को पलट दिया बल्कि जांचकर्ताओं को एक बहुत बड़ी और खौफनाक हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रविवार शाम को पुलिस घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और उन्हीं कैमरों के आधार पर घर से महज 300 मीटर की दूरी पर एक नाले में एक शव बरामद हुआ। और वो शव किसी और का नहीं बल्कि उसी मां का था, गासिया खातून का। बिल्कुल, वो फरार कातिल नहीं थी, वो खुद उस खौफनाक साजिश की आखिरी शिकार थी। और पुलिस ने तुरंत सऊदी अरब में उसके पति को चेहरे की तस्वीर भेजी और उसने शिनाख्त की कि हाँ, ये गासिया ही है। इस एक खुलासे ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। कुछ रिपोर्ट्स में ये अफवाह भी उड़ी कि शव किसी बोरे में बंद था, लेकिन एसपी प्राची सिंह ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, शव बस उस नाले में पड़ा हुआ था और माँ के भाई बहनों का तो रो रो कर बुरा हाल था। जाहिर है, उनका स्पष्ट कहना था कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और ये दुश्मनों का काम है। और यहाँ आकर ये केस बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जो महिला कल तक एक बेरहम कातिल मानी जा रही थी, वो आज खुद एक शिकार साबित हो गई थी। अगर हम इससे बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि शुरुआती जांच कैसे अक्सर कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो जाती है। कन्फर्मेशन बायस मतलब जो हम पहले से मान लेते हैं उसी को सच साबित करने में लग जाते हैं। बिल्कुल। जब पुलिस ने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी शुरुआती फाइंडिंग्स के आधार पर एक कहानी बना ली कि मां हत्यारी है और भाग गई है। और फिर जो भी सुराग मिला उसे उसी कहानी में फिट करने की कोशिश की जाने लगी। एकदम सही। फोन का फॉर्मेट होना, पुलिस ने सोचा वो सुराग मिटाकर भागी है। कपड़े गायब होना, पुलिस ने मान लिया कि वो भागने की तैयारी करके गई है। ये तो बिल्कुल किसी जादूगर के खेल जैसा है ना। जादूगर का खेल। जब एक जादूगर हमें अपने एक हाथ से कोई चमकती हुई चीज दिखाता है तो हमारा पूरा ध्यान उस हाथ पर होता है, जबकि वो असली ट्रिक अपने दूसरे हाथ से कर रहा होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। इस मामले में भी वो बंद दरवाजा, वो गायब माँ और वो फॉर्मेट किया हुआ फोन, ये सब पुलिस के लिए एक मिसडायरेक्शन साबित हुआ, पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल, पुलिस का पूरा ध्यान उस चमकती हुई चीज पर था, जबकि असली कातिल कोई और ही कहानी लिख चुका था। तो जब माँ का शव मिला तो पुलिस के सामने क्या नई थ्योरीज आई? 2 मुख्य थ्योरीज थीं। पहली ये कि क्या सच में माँ ने बच्चों को मारा और फिर अपराध बोध या भयंकर मानसिक आघात में आकर नाले में कूदकर जान दे दी। लेकिन ये थ्योरी तो बिल्कुल भी टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो आत्महत्या करने जा रही थी तो अपना फोन फॉर्मेट क्यों करेगी?
मतलब कोई मरने से पहले अपना सारा डेटा डिलीट क्यों करेगा? जब तक कि फोन में कोई ऐसा राज न छिपा हो जो वो किसी को नहीं बताना चाहती। लेकिन हाँ, ये थोड़ा अटपटा तो है। और दूसरी थियरी क्या थी? दूसरी थियरी ये थी कि किसी तीसरे शख्स ने आकर पहले बच्चों को मारा, फिर माँ को मारा और उसकी लाश को नाले में फेंक दिया। और यहीं पर वो लॉक्ड रूम मिस्ट्री का पेच फंसता है। बिल्कुल। अगर कोई तीसरा व्यक्ति था तो वो हत्या करने के बाद घर को अंदर से बंद करके बाहर कैसे आया? और सबसे बड़ी बात, उसने माँ का फोन क्यों फॉर्मेट किया? इन्हीं तमाम अनसुलझे सवालों के बीच अमर उजाला की एक रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में सबसे बड़ा बम फोड़ दिया। हाँ, मैंने पढ़ा वो। पुलिस ने महज 24 से 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को ढूंढ निकाला। सेका, उस बाहरी कातिल का नाम आमिर था और पुलिस ने एक मुठभेड़ में यानी एनकाउंटर में इस आमिर को मार गिराया। ये तो बहुत ही तेज कार्रवाई थी। और उस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। जिससे ये साफ होता है कि आमिर एक बहुत ही शातिर और खतरनाक अपराधी था। एक तरफ रविवार दोपहर को कसड़ा गांव में 4 मासूम बच्चों के शवों को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था और दूसरी तरफ पुलिस इस मास्टरमाइंड को खत्म कर चुकी थी। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर सोचें तो इस सब का असल मतलब क्या है? आप किस बारे में सोच रहे हैं? अगर इस आमिर नाम के बाहरी व्यक्ति ने यह हत्याकांड किया तो फिर माँ का फोन फॉर्मेट क्यों था? कपड़े क्यों गायब थे? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या इस कातिल ने जानबूझकर क्राइम सीन को ऐसा बनाया था ताकि पुलिस का पूरा शक माँ पर जाए? मतलब क्या ये एक स्टेज्ड क्राइम सीन था? बिल्कुल। ये 100% एक स्टेज्ड क्राइम सीन का मामला लगता है। एक स्टेज्ड क्राइम सीन का मुख्य उद्देश्य ही जांच को गुमराह करना होता है। तो मतलब उसने सिर्फ हत्या नहीं की बल्कि एक झूठी कहानी भी रची। हाँ, आमिर ने बच्चों की हत्या की, माँ को मारा और फिर वो सब किया जिससे पुलिस गुमराह हो सके। उसने महिला का फोन फॉर्मेट किया ताकि लगे कि वो खुद भागने से पहले अपनी पहचान मिटा रही है। बाप रे। और कपड़े गायब करने का मकसद भी शायद यही जताना था कि महिला ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। एकदम सही। वो चाहता था कि दुनिया उस बेबस माँ को एक ऐसी डायन माने जिसने अपने ही बच्चों को मार डाला। और वो घर को अंदर से बंद करना, वो कैसे किया उसने? अक्सर ऐसे मामलों में जो लॉक्ड रूम लगता है वो वास्तव में एक इल्यूजन या भ्रम होता है। कई घरों में ऐसे दरवाजे होते हैं जिनकी कुंडी को बाहर से किसी धागे या तार की मदद से गिराया जा सकता है। अच्छा, तो उसने बाहर से ही अंदर की कुंडी लगा दी होगी। हाँ, या फिर हो सकता है कि वो मुख्य दरवाजे से ना निकलकर छत के किसी रास्ते, रोशनदान या किसी बाउंड्री वॉल से कूदा हो जिसे अंदर से लॉक करने की जरूरत ही ना पड़े। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है। अगर पुलिस सिर्फ उस बंद कमरे और फॉर्मेट किए गए फोन पर भरोसा करके जांच बंद कर देती तो आमिर की ये परफेक्ट मर्डर की साजिश पूरी तरह से कामयाब हो जाती। लेकिन इसकी ये साजिश नाकाम हुई और इसका पूरा श्रेय जाता है फोरेंसिक विज्ञान और आधुनिक डिजिटल तकनीक को। मतलब वो 300 मीटर दूर वाला नाला और सीसीटीवी कैमरा। बिल्कुल। आमिर ने भौतिक या फिजिकल सबूतों से तो बहुत चालाकी से छेड़छाड़ कर ली, लेकिन वो डिजिटल फुटप्रिंट्स को नहीं मिटा सका। हाँ, सीसीटीवी कैमरों ने ही उस माँ की लाश को नाले में ढूंढ निकाला था। और बहुत संभव है कि उन्हीं कैमरों की फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशंस या कॉल रिकॉर्ड्स के डेटा ने पुलिस को सीधे आमिर तक पहुंचा दिया। सच में एक अपराधी एक बंद कमरे के अंदर तो झूठ बोल सकता है, लेकिन वो पूरे शहर के सर्विलांस नेटवर्क को चकमा नहीं दे सकता। सही कहा। यह घटना सिर्फ एक दर्दनाक अपराध नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। बिल्कुल। यह दिखाती है कि कैसे क्राइम रिपोर्टिंग में जानकारियां पल पल बदलती हैं। शनिवार की शाम तक जुमा मुख्य संदिग्ध थी, रविवार की शाम तक वही शिकार बन गई। और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि सूचनाओं के इस दौर में हमें किसी भी शुरुआती हेडलाइन पर तुरंत फैसला सुनाने से बचना चाहिए। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। हमें हमेशा ये पूछना चाहिए कि क्या हम वो देख रहे हैं जो सच है या वो देख रहे हैं जो कातिल हमें दिखाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है जो इन न्यूज़ रिपोर्ट्स के पन्नों में शायद सीधे तौर पर नहीं लिखा है। वो क्या? इस केस में हमने देखा कि सीसीटीवी कैमरों ने 24 घंटे में जांच की दिशा बदल दी, एक जादुई भूमिका निभाई। हाँ, तकनीक ने उस बेकसूर मां पर लगने वाले बहुत बड़े कलंक को धो दिया। लेकिन जरा भारत के उन दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के बारे में सोचकर देखिए, जहां आज भी कोई डिजिटल सर्वेलेंस नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है। ये तो बहुत ही खौफनाक संभावना है ना? वहां ऐसे कितने अपराध होते होंगे जहां कोई बाहरी कातिल क्राइम सीन को बिल्कुल आमिर की तरह ही उलझाकर चला जाता होगा। और चूंकि वहां कोई तकनीक नहीं है,
पुलिस अक्सर अपनी शुरुआती थ्योरी पर ही पूरी तरह निर्भर रहती होगी। बिल्कुल। वहां ऐसे मिसडायरेक्शंस हमेशा कामयाब हो जाते होंगे। कितने ही निर्दोष लोग हमेशा के लिए पुलिस की उसी पहली थ्योरी का शिकार होकर जेलों में सड़ते रहते होंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सच को साबित करने के लिए वहां कोई डिजिटल आंख मौजूद नहीं थी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। भौतिक सबूतों और डिजिटल सच्चाई के बीच की ये जंग शायद आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बंद दरवाजे के पीछे का सच हमेशा वो नहीं होता जो बाहर से दिखाई देता है। बिल्कुल। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी पहली नज़र में सुलझी हुई खबर सामने आए तो उस जादूगर के खेल को जरूर याद रखिएगा।